हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार आपका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम फिर से एक बार आपकी बाल महाभारत कथा इस कहानी का अगला जो पाठ है, अगला जो भाग है, जिसका नाम है लाख का घर, किस तरह से इस पाठ में कहानी आगे बढ़ी है वो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने द्रोणाचार्य के बारे में जाना था और आज की इस वीडियो में हम लाख का घर ये पाठ जानने वाले हैं। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल के बैठिए, जिसका नाम है पाठ 9, जो पेज नंबर 19 पेज नंबर पर आइए। ये है लाख का घर। इस पाठ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में, इस कहानी में क्या हुआ है, क्यों इस कहानी का नाम दिया गया लाख का घर, वो हम आज जानने वाले हैं। तो इसलिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक खोल के बैठना है। जो बाल महाभारत की बुक है वो बुक खोल के बैठिए और साथ में इस वीडियो को आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तो आपको आसानी से पाठ समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। पाठ लाख का घर, इस कहानी में क्या हुआ है। तैयार हैं आप सभी? ओके। तो कहानी भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती ही गई। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का नाश हो सके। इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे, अपने भतीजों से उनको स्नेह भी काफी था, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी, पर वह किसी बात पर वह स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण यह जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, उन्होंने उसका ही साथ दिया है। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। चौराहों और सभा समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर भी हैं। वे कहते थे धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार। पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दे। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। जो पांडवों की यह लोकप्रियता दिखाई देती थी, ईर्ष्या से वह और भी अधिक कूढ़ने लगता था। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रह गए। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमसे तो यह अपमान न सहा जाएगा। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है। आप अपने पिता के समान ही गुणवान हैं। इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी, आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारनावत के मेले में
भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतियों या कूटनीतिज्ञों को अपने कक्ष में मिला लिया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। इतने में कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों एवं प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की। अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अधिक रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा। कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी, आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणावत भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहते और उन पर अपना दबाव डालते रहते थे। आखिर धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने वारणावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया। कहा कि वारणावत में एक भारी मेला होने वाला है, जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। उनकी बातें सुनकर खुद पांडवों को भी वारणावत जाने की उत्सुकता हुई। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहां जाने की अनुमति मांगी। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हुए। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी की तो सीमा न रही। वह अपने दोनों साथियों कर्ण एवं शकुनी के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी और एक योजना बनाई। पुरोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया और तुरंत वारणावत के लिए रवाना हो गया। एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से बहुत पहले वारणावत जा पहुंचा। वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीजों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनवाया। इस बीच अगर पांडव वहां जल्दी पहुंच गए तो कुछ समय के लिए ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध पुरोचन ने कर रखा था। तो दुर्योधन की योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाएं, तब रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाए और कौरव पर भी कोई दोष न लगा सके। इस तरह से यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है, जिसका नाम है लाख का घर। जिस तरह से कहानी अभी आपने सुनी लाख का घर, इस पाठ में इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और दोबारा
दोबारा एक बार फिर से ध्यान से इस पाठ को पढ़िए। पाठ पढ़ने से आपको आसानी से पाठ समझ में आएगा और जब इसके ऊपर कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे वो प्रश्न पूरे करके आपको भेजना है, ठीक है। तो यहीं पर ये पाठ समाप्त होता है। इसी उम्मीद से हम यहीं रुकेंगे कि आप ध्यान से इस पाठ को पढ़ेंगे या आपको पाठ समझा होगा। अगर नहीं समझा होगा तो एक बार फिर से पढ़िए ध्यान से। अगर आपको कोई इसमें डाउट आता है, समस्या है, तो आप फ्री हैं कि मेरे नंबर पर या मेल आईडी पर आप कॉल कर सकते हैं, मेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, जो नंबर दिया गया नंबर पर कॉल कर सकते हैं कोई डाउट पूछने के लिए, ठीक है। तो इसी आशा से हम यहीं रुकते हैं। अगले वीडियो के माध्यम से हम जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।